हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर एमटीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो 32 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डन कर चुके हैं। 33 नंबर का आज हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो चलिए, सब लोग जिन लोगों ने लाइक वगैरह ना किया वो कर देंगे और शुरुआत करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस जो है वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं सीरीज़ के, तो एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको सारे जो है प्रीवियस जो मैंने सीरीज चला रखी है, सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगे। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक डायरेक्टर्स इज नोन एज द मोजार्ट ऑफ मद्रास। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है कि जो मोजार्ट ऑफ मद्रास है वो किस आपके सिंगर को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए आर रहमान हो जाएगा। ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के भी नाम से जानते हैं। एंड ए आर रहमान से आपको ये याद रखना है कि 2009 के अंदर क्या है कि इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना है कि आपसे पूछे कि किस सिंगर को ऑस्कर अवार्ड मिला, तो 2009 के अंदर ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था ए आर रहमान को, और ये मिला हुआ था जय हो सॉन्ग के लिए। ये भी याद रखना है, जय हो सॉन्ग के लिए स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में मिला हुआ था इनको ऑस्कर अवार्ड। और जो जय हो ये सॉन्ग के राइटर के तौर पर किसको मिला हुआ था, तो इसके राइटर थे गुलजार। तो गुलजार को राइटर के तौर पर मिला हुआ था। एंड सिंगिंग के तौर पर 2009 में इनको ए आर रहमान को मिला हुआ था, जिसे कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो आर डी बर्मन से आप इतना याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु इज नोन एज पंचम दा, यानी कि पंचम दा जो है वो के नाम से किस सिंगर को जाना जाता है। तो आर डी बर्मन जो हैं इनको पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट आएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर आपको देखिए मैं करवा रहा हूं, यहाँ पर डेली वीडियोस आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन आप 2022 और 2023 दोनों एग्जाम के अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जीके जीएस के विद एक्स्ट्रा फैक्ट लेना, तो ये आपके 2022 और 2023 की सारी शिफ्टों के पीडीएफ आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको तैयार कर दी गई है। इसका चार्ज आपका ओनली 45 रुपीज़ रखा गया, दोनों ईयर का यहाँ पर मिल रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी वगैरह भी करते हैं, दैट इज बिलोंग्स फ्रॉम एसएससी, तो आप उसकी भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। बाकी ये न्यू लोग के लिए, बाकी ऑलरेडी जो लोग पहले जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द वर्क ऑफ द विच नॉवेलिस्ट, यानी कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये उपन्यास किसने लिखा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने क्या किया है, यहाँ पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा हुआ है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पूछते हैं, एक इनकी ये भी बुक आप लोग याद रखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक भी याद रखना है, आप लोग को याद रखना है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग की मैं बात करूं, यानी कि द कॉस्ट ऑफ जो लिविंग बुक है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। एंड आप और क्या याद रख सकते हैं, देखिए कमला दास की एक बुक आप याद रखिए, इनकी बुक का नाम है माई स्टोरी। और कई बार पूछते हैं कि जो माई स्टोरी है ये किसकी बायोग्राफी है, डायरेक्ट इनकी बायोग्राफी पूछते हैं, आत्मकथा का किसके नाम है ये आपका माई स्टोरी, तो ये कमला दास का नाम है। एंड अमृता प्रीतम से दो नाम आपको याद रखने, एक तो आप लोग पिंजर याद रखेंगे जो कि कई बार पूछा जाता है, और एक रसीदी टिकट। रसीदी टिकट आपको याद रखना है, रसीदी टिकट हो गया, पिंजर हो गया। कागज ते कैनवास आपका भी पूछा जाता है, तो कागज ते कैनवास भी आपको याद रखना है। तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी आशा पूर्णा का आपका एक याद रख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेम ओ प्रयोजन, यानी कि प्रेम ओ प्रयोजन आप लोग याद रखिए। प्रेम ओ प्रयोजन ये किसकी है, आशा पूर्णा देवी की है, जिसके लिए क्या है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था आशा पूर्णा देवी की। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से थोड़ी बन सकती है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भावरी साकेत माइनेनी won the Bangkok Open Challenge title 2023. He is the related to which sport, यानी कि यूकी भावरी हैं और जो साकेत माइनेनी हैं जिन्होंने बैंकॉक ओपन जीता टेनिस का, तो ये किस आपके रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से, तो टेनिस से इनका संबंध है। बाकी मैं टेनिस से बात करूं तो आपको याद रखना है कि ए से आपका ऑस्ट्रेलियन हो गया, बी से आपका होता है क्या, आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन के बाद हमारा आता है जाके पी, और उसके बाद बी आता है, उसके बाद यू आता है। यानी यहाँ पर आपकी मैं बात करूँ, एक तो जो सबसे पहला हमारा होता है, अगर आपसे कभी पूछे
ये आपको टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको याद रखना है, उसके बाद फ्रेंच ओपन याद रखना है, एफ से हमारा फ्रेंच ओपन हो जाएगा, बी से आपका विंबलडन आप याद रखिए, और यू से आपका यूएस याद रखिए। तो सबसे अगर आपसे कभी पुराना पूछ लिया जाए कि सबसे जो पुराना यानी कि द ओल्डेस्ट टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, तो वो है हमारा 1887 का, और उसका नाम है विंबलडन। ये चीज़ याद रखना है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन है 1887 का। उसके बाद जो आ जाता है हमारा 1887 के बाद में आपका, सॉरी आपका 81 होगा आई थिंक, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विंबलडन है जिसकी मैं बात करूँ, तो विंबलडन आपका 1877 का यानी कि 1877 यानी कि 1877 का विंबलडन है। यूएस ओपन हमारा यूएस है ये 1881 का। फ्रेंच की मैं बहुत बात करूँ तो ये है हमारा 1887 का, एंड ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये है 1905 का। तो सबसे आपसे ओल्डेस्ट पूछेगा तो हमारा विंबलडन हो जाता है ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, यहाँ पर देख लेंगे इकोनॉमिक्स का। Which is not the following is an example of capital expenditure in the government budget, यानी कि इनमें से कौन सा है जो सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण नहीं है। देखिए सरकारी भवनों का रख रखाव में जो खर्चा जाता है ये तो आपका उदाहरण होता है, आपका नहीं है कहीं ना कहीं जो पूंजीगत यानी कि कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये तो आ ही जाता है कि मेंटेनेंस जो होती है गवर्नमेंट बिल्डिंग का। आपका इंटरेस्ट आपका पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन यानी कि लोन वगैरह का इंटरेस्ट पेमेंट भी आपका उसी में आ जाता है। एंड किसानों को प्रदान की गई सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, ये भी क्या होता है कहीं ना कहीं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के ऊपर। लेकिन जो सैन्य उपकरणों की खरीद होती है यानी कि परचेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो ये जो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आपका 2 दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नॉवल राग दरबारी। ये मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, ऑप्शन में जब आपका मिला तो मैंने आपको बताया हुआ था कि राग दरबारी के राइटर कौन है। और राग दरबारी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो राग दरबारी की मैं बात करूँ तो श्री लाल शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर राग दरबारी के लेखक हैं। राहुल शंकराचार्य की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र अगर आपसे कभी पूछे कि घुमक्कड़ जो शास्त्र है ये किसने लिखा, तो राहुल शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। एंड प्रेमचंद के बारे में आपको पता ही है कि प्रेमचंद की या तो आपसे कफन पूछते हैं, कफन के साथ में आपकी गबन पूछते हैं, गबन के साथ में आपकी गोदान पूछते हैं, कर्म भूमि पूछ लेते हैं। तो कर्म भूमि, गबन, गोदान और ये आपके जो है कफन वगैरह ये सारी किसकी हैं, तो ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भानु जी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कथक घराना, यानी कि किस कथक घराने से जो है भानु जी का संबंध है। देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा कि 4 आपके ये घराने होते हैं, चारों घराने यहाँ पर पॉपुलर हैं। रायगढ़ आपका थोड़ा कम पूछा जाता है, यानी कि 3 घराने तो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भानु जी की बात करूँ तो जयपुर घराना जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जयपुर घराने के फाउंडर हैं वो भानु जी ही जाने जाते हैं। बाकी लखनऊ आपको पता है कालिका बिंदा दीन इस घराने से हैं, यानी कि बिरजू महाराज वगैरह से रिलेटेड रहे हुए थे। तो यहाँ पर जयपुर घराना के जो फाउंडर हैं वो हैं भानु जी, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड इन केरला, यानी कि केरला की लिटरेसी रेट हमारी क्या थी, साक्षरता दर। और सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं यानी कि हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट रहा हुआ था वो भी कौन सा था, वो भी रहा हुआ था केरल का। तो ये हमारा रहा हुआ है 94%, यानी कि 94% था, जो कि सबसे हाईएस्ट था हमारा स्टेट के अंदर। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो सेकेंड हाईएस्ट है हमारा स्टेट वो कौन सा है, तो सेकेंड हाईएस्ट स्टेट की मैं बात करूँ तो सेकेंड हाईएस्ट स्टेट में हमारा मिजोरम आता है, जो कि सेकेंड सबसे ज़्यादा साक्षर आपका राज्य है। एंड लोवेस्ट अगर आपसे सबसे कम पूछ ले तो लोवेस्ट में हमारा बिहार आ जाता है। एंड सेकेंड लोवेस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। थर्ड लोवेस्ट की मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पर कौन सा आता है हमारा, आ जाता है राजस्थान। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन जब यूटी की बात होगी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे जाएंगे, देन लक्षद्वीप आपका हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो कौन से नंबर पर हो जाएगा। केरल के बाद जो है आपका लिटरेसी रेट जो होता है वो लक्षद्वीप का आता है। लेकिन सेकेंड अगर आपसे हाईएस्ट आपका स्टेट पूछेगा तो फिर आपका मिजोरम हो जाएगा, अन्यथा आपका जो क्या है लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, Which of the following terms best describe the average number of runs scored by a batsman
पर 100 बॉल्स इन क्रिकेट, यानी कि आप समझिए कोई स्कोर करता है खिलाड़ी, 100 बॉल खेलता है और उस पर जो रन स्कोर करता है, तो रनों का जो एवरेज बताया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक रेट। देखिए स्ट्राइक रेट ये कहलाता है हमारा। मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 2 बॉल खेल ली और 4 रन बना दिए हैं, तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग बात भी करते होंगे डिस्कशन कि 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया, अच्छा खेला है उसने। तो स्ट्राइक रेट से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि इसका जितना हाई होगा कि उसने उतनी बॉल्स कम खेली हैं और कहीं ना कहीं रन अच्छे स्कोर कर दिए हैं। तो जितना हाईएस्ट स्कोर होगा तो उतने ही रन उसने ज़्यादा बनाए होंगे, कम बॉल्स खेली होंगी। तो स्ट्राइक रेट क्या होता है कि कोई कितनी बॉल खेल रहा है और उसके कंपैरेटिवली क्या है कि कितने रन स्कोर कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्राइक रेट होता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2020, यानी कि 2020 में क्या है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, ये किस वर्ष आपका शुरू किया गया, यानी किस मंत्रालय ने, कौन सी मिनिस्ट्री थी इसको शुरुआत करने में। तो मिनिस्ट्री की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल जो डेवलपमेंट था, इसके द्वारा इसको शुरुआत करा गया। एंड स्टार्ट करने में ये आपके 6 स्टेट रहे हुए थे। अगर आपसे कभी पूछे कितने स्टेट में हुआ, 6 स्टेट एंड 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी 6 राज्य और क्या है 116 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। ये चीज़ आपको देख लेना है। और इसके साथ आप अगर कभी स्टेट भी अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कौन से वो स्टेट हैं, तो यूपी हो जाएगा, और इसके साथ में बिहार हो जाएगा, बिहार के साथ में एमपी हो जाएगा, एमपी के साथ में उड़ीसा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 5 तो हो गए आपका, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा हो गया, राजस्थान। एक और आपका कोई बचा हुआ है जो कि आपका यहाँ पर रह गया, एक और स्टेट। 6 स्टेट आपके रहे हुए थे यहाँ पर, जहाँ पर ये आपकी शुरू करी गई थी। झारखंड हुआ या नहीं हुआ? हाँ, झारखंड आपका नहीं हुआ। तो यानी कि झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान, इन 6 स्टेट के अंदर शुरू करी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट वॉज द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड, यानी कि किस जो है स्टेट में हमारा जो है हॉकी का जो 2023 वाला वर्ल्ड कप हेल्ड किया गया था। देखिए पहली चीज़ अगर कंट्री पूछे तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में होस्ट किया गया था। एंड ये होस्ट करने वाला जो स्टेट था ये था हमारा ओडिशा। और ये आपका फाइनल जो खेला गया था वो आपका जर्मनी वर्सेस बेल्जियम खेला गया था, ये चीज़ भी याद रखना है। यानी कि जर्मनी वर्सेस बेल्जियम खेला गया था, जर्मनी यहाँ पर जीत गया था एंड बेल्जियम क्या है आपका रनर अप रहा था, और जर्मनी आपका जो है विनर अप रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रख लेना होता है। देखिए ओवरड्राफ्ट की मैं बात करूं तो ओवरड्राफ्ट आपका होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, यानी कि अल्पकालिक जो वित्त पोषण सुविधा होती है आपकी, शॉर्ट टर्म द फाइनेंसिंग फैसिलिटी, तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है ओवरड्राफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद कर लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर एंड डिसीजिव विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन इंडियन सॉइल, यानी कि आपकी क्या है कि भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली और बड़ी निर्णायक जीत कौन सी थी? तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। अगर प्लासी का युद्ध कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। एंड इसकी मैं बात करूँ अगर ईयर की तो 1757 में इसको शुरू किया आपका हुआ था जो है प्लासी का युद्ध। एंड 1764 की मैं बात करूँ तो ये बक्सर का वॉर हुआ था। पानीपत की फर्स्ट अगर लड़ाई की मैं बात करूं 1526 में हुई थी, दूसरी की मैं बात करूं 1556 में हुई थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में हुई थी। 1191 यानी कि 1191 और 1192 में हमारी पानीपत की पहली लड़ाई, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। एंड 1576 जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये सारे जो है आपको वॉर वगैरह रिवाइज करके रखने हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ईयर ही आ जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी
लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको फंडामेंटल ड्यूटी आपकी पता ही होगी, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। पहला आपका दिया लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल, यानी कि बी इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रमोट डेमोक्रेसी। देखिए यही हमारा नहीं होगा तो यही राइट आंसर भी हो गया। ये कोई हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनता है कि हम लोकतंत्र को बढ़ावा दें और पॉलिटिकल जो यहाँ पर आपके जो होते हैं आपकी एक्टिविटीज़ उनमें हम प्रमोट करें उनको, या उनमें हम इन्वॉल्व हो जाएं, तो ये बिल्कुल नहीं कहता है। बाकी सांस्कृतिक को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको इज्जत करें, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट करें, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होता है, तो इसको यहाँ पर माना जाएगा। बाकी हमारी जो होती है यानी कि सार्वजनिक जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या है हमको सेफ रखना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी कि भारत की जो हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको हमें हमारा सेफ रखना है, ये हमारे सारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, As of 2022, the 12-feet statue of Adi Shankaracharya, which was unveiled by the Prime Minister of the India, is located in, यानी कि जो आपका आदि शंकराचार्य की 12 फीट की स्टैचू बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपकी केदारनाथ में बनाई गई, ये चीज़ याद रखना है। जिसका जो है उद्घाटन यानी कि इनोग्रेट जो किया हुआ था, क्या किया हुआ था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। एंड और क्या याद रखेंगे, देखिए आपके स्टैच्यू ऑफ आपसे यूनिटी तो आपको पता ही होगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ये कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्थित है, आपको पता ही होगा। स्टैच्यू ऑफ आपका याद रखना है, और एक यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ और एक यहाँ पर होता है जो कि आपकी हैदराबाद की है, वो अभी देखिए दिमाग से स्किप हो गया हमारा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है वो कहाँ पर है, यानी कि जो समानता की आपका मूर्ति यानी प्रतिमा है तो वो कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में, तो उसको भी आपको याद रखना है, वो भी 2022 की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट पीक, यानी कि ईस्टर्न घाट जो हमारा है पूर्वी घाट उसकी चोटी कौन सी है। तो ईस्टर्न घाट की जो चोटी होती है वो है महेंद्रगिरी। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद कर लो। और दोद्दा बेटा में बात करूं, दोद्दा बेटा जो है आपकी ये किसकी है, नीलगिरी जो हमारी पहाड़ियाँ होती है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड़ी की मैं बात करूँ ये वेस्टर्न घाट की है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसकी कौन सी है, उसकी है हमारी अनाईमुड़ी। एंड गुरु शिखर की मैं बात करूं तो अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत आपको यानी कि अरावली जो माउंटेन्स हैं ये हमारे राजस्थान में, तो ये कहाँ पर है, ये इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यू सेल वॉल इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ, तो ये किसका एक्यूमुलेशन होता है यानी कोशिका भित्त का निर्माण होता है किसके विभाजन के बाद, तो ये हमारा होता है फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी कि फ्रैग्मोप्लास्ट जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, आपका देखिए क्वेश्चन कहाँ पर हो गया, हाँ ये हमारा आ चुका है। देवा चरण दास, पंकज चरण दास एंड द गंगाधर प्रधान बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल। देखिए यहाँ पर गंगा चरण आपके जो दास हैं और देवा प्रसाद दास हैं, इनका जो रिलेशन है वो किससे, ओडिसी से है। ओडिसी से और आप लोग याद रख सकते हैं नाम, जैसे कि आपका माधवी मुदगल भी याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है। माधवी मुदगल हो गया, माधवी मुदगल के साथ में आपका मीनाती मिश्रा हो गया, मीनाती मिश्रा भी पूछते हैं, तो मीनाती जो मिश्रा है ये भी हो गया, तो ये भी किसका है, ओडिसी से रिलेटेड है। तो ये सारे लोग ओडिसी से रिलेटेड है। 8 जो यानी कि 8 हमारे नंबर ऑफ 8 हैं आपके क्लासिकल डांस के, तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्माष्टमी इज अ हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड इन द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑन द 18th डे ऑफ द श्याम पक्ष ऑफ द हिंदू मंथ, यानी कि कौन सा हिंदू महीने में क्या होता है कि जन्माष्टमी को हमारे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमारा होता है भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद को जो है आपका सेलिब्रेशन किया जाता है जन्माष्टमी का। अगर आपसे कभी दिवाली की बात करें तो दिवाली किस महीने में हिंदी की सेलिब्रेट होती है, तो कार्तिक में हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछे कि होली किस महीने में होती है तो होली फाल्गुन में हो जाएगी। हनुमान जयंती की बात करें कि हनुमान जयंती किस महीने में मनाते हैं तो वो किस में हो जाएगी, वो भी चैत्र में हो जाएगी। तो ये हिंदी मंथ से रिलेटेड जो फेस्टिवल है इनको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, यानी कि सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है वो इंडिया के अंदर कहाँ पर होती है। ये जो बारिश है ये हमारी मौसिन राम में होती है। और मौसिन राम आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पर आता है, तो मेघालय के अंदर आता है। और मेघालय में ये हमारी 3 पहाड़ियाँ और जनजातियाँ आती हैं, खासी, गारो और जयंतियाँ, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है,
Which of the following elements is shown on the map of Cyprus from which of the elements got its name। तो साइप्रस की मैं बात करूं तो इसका रिलेशन किससे, कॉपर से, यानी कि तांबे से। तो यहाँ पर कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था 33 नंबर सेट। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी सेट करवा रखे हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपने ना देखे हो। ये आपके सेट जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके उठाए ही जाते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहा हूँ। बाकी और अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग PDF वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है। आपका इतना प्राइस नहीं है, आपका कहीं ना कहीं किसी भी एक आप समझ सकते हैं, आप नोटबुक लाते हैं नोट करने के लिए, उतना ही प्राइस में है। यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, आपका प्राइस भी रखा गया, मेहनत जितनी हुई है उतना ही प्राइस है, नहीं तो मैं और भी इसको कम कर सकता था। एंड सारी अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देन गो एंड ज्वाइन देम। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ किया है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।